नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग धातु पोषण न्याय के अंतर्गत केदारी कुल्या न्याय का वर्णन करेंगे। जैसा कि नाम से विदित है, केदारी और कुल्या ये न्याय है, ये दो शब्दों पर टिका हुआ है। एक शब्द है, एक टर्म है केदारी, दूसरा टर्म है कुल्या। केदारी का जो मीनिंग होता है, अगर आप इन दो शब्दों को समझ जाएंगे तो ये पूरा न्याय समझ में आ जाएगा, किस तरह से ये न्याय को बताया गया है। तो देखेंगे केदारी और कुल्या। केदारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि क्यारी, जैसे किसी क्यारी का मतलब होता है कि सरूरस धातु है। क्यारी का मतलब क्या हो गया कि जैसे किसी क्षेत्र, खेत या फील्ड का पार्ट, जैसे किसी खेत की सिंचाई करनी है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाए। अगर एक किसी खेत का पार्ट है, उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यारी। तो उसको बोलते हैं केदारी का मतलब क्यारी होता है। जबकि कुल्या का मतलब क्या होता है, नाली होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जब खेत की सिंचाई की जाती है तो उसके लिए पानी कहीं से आता है, तो जिसके माध्यम से वो पानी आ रहा है उसको बोलते हैं कुल्या। तो कुल्या का मतलब नाली। जबकि ये तो सिंपली खेत या क्षेत्र से संबंधित हो गई। अगर इसको हम लोग शरीर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्यारी का मतलब होता है शरीरस्थ धातुएं, क्योंकि यहाँ पर पोषण किसका होना है। अगर खेत की बात करें तो खेत का तुलना किससे किया गया है, शरीरस्थ धातुओं से किया गया है। नाली का मतलब उस पर्टिकुलर जो मटेरियल है, फूड सब्सटेंसेस है, आहार रस का जो वहन कौन कर रहा है, पोषण करने वाली वाहिनियाँ, अर्थात जो ट्रैक्ट है, जो उनके स्रोत है, स्रोतस हैं, तो ये इसके ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो क्यारी का मतलब शरीरस्थ धातुएं हो गई और नाली का मतलब पोषण करने वाली वाहिनियां या ट्रैक्ट या मार्ग हो गए। आइए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से क्यारी और नाली का संबंध आपस में है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हम किसी क्षेत्र की या किसी खेत की सिंचाई करनी होती है तो कहीं ना कहीं जो जल का स्रोत होता है, देखेंगे जल का स्रोत जैसे नलकूप हो गया, कुआं, नलकूप, ये जल के स्रोत है। नहर, कुआं, नलकूप इत्यादि जो भी हो। तो मान लीजिए यहाँ से पानी निकल रहा है, जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है। अब ये पानी निकलकर एक ट्रैक्ट या एक मार्ग के थ्रू आगे बढ़ेगा। उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, कुल्या या नाली। उसको क्या नाम दिया, कुल्या या नाली। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है, ये नियम बताता है कि जो ये मान लीजिए हमने इसको खेत, इन चारों को हम लोग को सिंचाई करनी है, तो जो सबसे पहले पड़ेगा, सबसे पहले 1 नंबर वाला जो पड़ रहा है उसमें नियम ये कहता है कि सबसे पहले इसमें जल जाएगा, सबसे पहले इसी में जल जाना चाहिए इस नियम के हिसाब से। उसके बाद जब इसकी पूरी सिंचाई हो जाएगी तो जो दूसरा नंबर है उस वाले पार्ट में जाएगा खेत के, फिर इसका दूसरा कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरे वाले पार्ट में जाएगा, फिर तीसरा कंप्लीट हो जाएगा तो चौथे वाले पार्ट में जाएगा। इसी तरह से ये आगे क्रम बढ़ता रहेगा। ये पूरा सिद्धांत, ये जो पूरा जो केदारी कुल्या है, इसी सिद्धांत पर धातुओं का पोषण भी बताया है। तो यहाँ पर आचार्य चक्रपाणी ने जो है कि टीका लिखी है, चरक संहिता पर टीका लिखी है। तो आइए इसको समझ देते हैं कि जो भी आहार होता है पंचभौतिक होता है। जो भी खाया पिया जो आहार होता है वो पंचभौतिक होता है, चतुर्विध होता है, षड रसों युक्त होता है। इस आहार पर पाचकाग्नि की क्रिया होती है। तो पाचकाग्नि क्रिया मतलब जठराग्नि की क्रिया। तो जठराग्नि की क्रिया जब होगी तो क्या बनेगा, तो ये 2 पार्ट में बन जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ये ब्रेक हो गया। एक तो प्रसाद भाग बन गया, प्रसाद मतलब आहार रस बन गया। तो एक भाग जो है प्रसाद भाग बन गया, जिसको हम लोग आहार रस कह रहे हैं। दूसरा भाग क्या है, किट्ट भाग का निर्माण हो रहा है। किट्ट भाग में क्या होता है, मल और मूत्र का निर्माण होता है। कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो एक तो ये प्रसाद भाग आहार रस जिससे धातुओं का पोषण होगा, और दूसरा भाग जो मल मूत्र होता है, मल और मूत्र का निर्माण होता है, जो कि फीकल मैटर के रूप में निकलता है। तो हम लोग को इस वाले पार्ट से विशेष ध्यान नहीं देना, यहाँ पर देना है आहार रस या प्रसाद वाले भाग से। तो आइए देखते हैं कि यहाँ बोला गया जो प्रसाद रस होता है या आहार रस होता है वो क्या करेगा, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि सबसे पहले जो धातुओं का सीक्वेंस बताया गया, सबसे पहली धातु जो बताई गई है जैसे रस धातु, तो सबसे जो आहार रस होता है, प्रसाद भाग होता है, सबसे पहले रस आशय में जाएगा। आशय का मतलब कि जहाँ पर रस धातु का स्थान है। तो मान के चलिए कि पहले जैसे कि यहाँ पर क्या है, प्रसाद भाग बन गया। प्रसाद भाग बनने के बाद यहाँ पहले नंबर पे रस धातु आ गई। तो सबसे पहले रस धातु के लिए जो आवश्यक एलिमेंट्स होगा,
रस, यहाँ पर प्रसाद भाग आहार रस में से सबसे पहले रसाशय में आएगा। उस रसाशय में रस धातु के निर्माण के लिए जो आवश्यक एलिमेंट्स होंगे, तत्व होंगे, घटक होंगे, ये यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। उस पर्टिकुलर रसाशय में उस अप्रसाद भाग पर रसाग्नि की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब रसाशय में या प्रसाद आहार रस पर जब रसाशय में एंट्री होगा, आहार रस, उस पर रसाग्नि की क्रिया होगी तो देखेंगे कुछ सार भाग, कुछ किट्ट भाग का निर्माण होगा। सार भाग मतलब इसी तरह से कुछ इसमें से भी मल का निर्माण होगा। तो सार भाग और किट्ट भाग। तो सार भाग क्या होता है, सार भाग से पुनः दो भागों में टूट जाएगा। सार भाग से दो चीजें बनेंगी, ध्यान दीजिएगा, एक तो रस धातु, दूसरा उपधातु। रस की जो उपधातु होती है अभी आपको याद करना पड़ेगा, तो रस धातु, दूसरी उपधातु, जिसमें आर्तो आते हैं, आर्तो आता है, ठीक है ना। तो रस धातु दूसरी उपधातु बन जाएगी। उसी तरह से देखेंगे जब रसाशय के बाद जब रस धातु का निर्माण हो गया तो ये प्रसाद भाग कहाँ जाएगा, रक्ताशय में जाएगा। रक्ताशय में जाएगा तो उसी तरह से क्या होगा, उस रक्ताशय में रक्ताग्नि की क्रिया होगी। उस पर्टिकुलर प्रसाद भाग आहार रस पे किसकी क्रिया होगी, रक्ताग्नि की क्रिया होगी। रक्ताग्नि की क्रिया होने के बाद पुनः दो भाग में टूट जाता है, सार भाग और किट्ट भाग। सार भाग पुनः जो है पर्टिकुलर उस धातु का निर्माण करेगा, अर्थात रक्त धातु का निर्माण करेगा और उपधातु का निर्माण होगा। तो रक्त धातु और उपधातु का निर्माण हो गया। पुनः देखेंगे कि जब इस रक्त का निर्माण हो गया तो फिर ये प्रसाद भाग जो है कहाँ जाएगा, मांसाशय में जाएगा। मांसाशय में कहीं न कहीं जाने के बाद उस पर मांस अग्नि की क्रिया होगी। मांस अग्नि की क्रिया होने के बाद ये पुनः दो भागों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, एक तो सार भाग, दूसरा किट्ट। तो ये सार भाग जो है मांस धातु और फिर उपधातु में बन जाता है। और पुनः देखेंगे कि मांस आशय के बाद जो है ये आहार जो रस होता है ये मेद आशय में एंट्री करेगा। मेद आशय में जाने के बाद उस पर कौन सी अग्नि की क्रिया होगी, मेद अग्नि की क्रिया होगी और इससे पुनः ये दो भाग में टूट जाएगा, सार भाग और किट्ट भाग। सार भाग जो होता है मेद धातु और उपधातु। ध्यान रखिएगा शुरू के चार धातुएं जो है, शुरू के चार आशय में जब अपनी अपनी अग्नि का क्रिया होने के पश्चात लास्ट में जो उपधातु का निर्माण हो रहा है, शुरू के चार में उपधातु का निर्माण होगा। देखेंगे 1 2 3 4, लेकिन पांचवें में सिर्फ कहीं ना कहीं सार भाग से पर्टिकुलर धातु का निर्माण होगा। जैसे मेद के बाद ध्यान रखिएगा मेद तक जो होता है उपधातु का निर्माण होता है। मेद तक उपधातु का निर्माण हो गया, कॉन्सेप्ट चरक ने दिया है, ये चरक ने कहा है। और अस्थि धातु जब प्रसाद भाग या आहार अस्थि आशय में पहुंचेगा, जहां पर अस्थि का आशय है, वहां पर अस्थि अग्नि की क्रिया होने के बाद सार और किट्ट भाग में विभाजित हो जाएगा। सार भाग अब यहाँ पर सार भाग जो है दो भागों में टूटता था, यहाँ सार भाग केवल अस्थि धातु का निर्माण करेगा, यहाँ उपधातु का निर्माण नहीं होगा। और देखेंगे फिर मज्जा आशय में होने के बाद यहाँ सिर्फ और सिर्फ सार भाग जो है मज्जा धातु का निर्माण करेगा, उसकी उपधातु कोई नहीं होती है अकॉर्डिंग टू चरक। फिर देखेंगे शुक्राशय में जो आहार रस पहुंचेगा उस पर शुक्राग्नि की क्रिया होगी और उस पर सार और किट्ट भाग में विभाजित होगा। सार भाग केवल शुक्र धातु का निर्माण करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है रस धातु और उसकी उपधातु, रक्त धातु उसकी उपधातु, मांस धातु उसकी उपधातु, मेद धातु उसकी उपधातु। मेद के बाद जो भी अस्थि मज्जा शुक्र की कोई उपधातु नहीं होती है, किसने कहा है, चरक ने बोला है। तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है आपका धातु पोषण न्याय के अंतर्गत केदारी कुल्या न्याय का। तो कुछ इस तरह से आप इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे, आपने जो एक एक करके ये जो रस आशय, रक्ताशय, मांसाशय, मेदाशय, अगर हम इसको रसाशय को 1 नंबर दे देते हैं, रक्ताशय को 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 6 7, इसी कॉन्सेप्ट मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 5 6 7, तो ये कुछ इस तरह से आपका ये आशय हो गया और यहाँ निर्माण हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं और ये वेल नोन हो जाएगा। धन्यवाद।